हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। केमिस्ट्री में जनरली मोल का उपयोग रिएक्शंस लगाने में काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो आइए समझते हैं कि मोल है क्या। तो साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो मोल जो है ये एक टर्म है वैसा जैसा हम अपनी डेली लाइफ में दर्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दर्जन, या फिर जनरली हम इस्तेमाल करते हैं पेयर। तो आप अपनी लाइफ में कई बार ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए हैं। अगर मैं कहूँ कि एक पेयर, मतलब पेयर का मतलब है, इससे पता चलता है कि इसमें कोई दो आइटम्स मौजूद हैं। और अगर मैं कहूँ कि एक डजन, तो इसका मतलब है कि इसमें 12 कुछ आइटम हैं। अब ये 2 आइटम या ये 12 आइटम, ये कुछ भी हो सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़ा आइटम तक। अब अगर मैं कहूँ कि एक पेयर स्पून है, मतलब 2 चम्मच हैं, और अगर मैं कहूँ कि एक दर्जन स्पून है तो 12 चम्मच हैं। या मैं ये कहूँ कि एक दर्जन मेरे पास वाटरमेलन है, तरबूज है, तो 12 तरबूज हैं। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेयर तरबूज है, इसका मतलब 2 तरबूज हैं। तो जैसे हम अपनी डेली लाइफ में डजन और पेयर का जो इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री की जो लाइफ होती है, या यूँ कहें कि केमिस्ट्री में हमें गिनने के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं वो है मोल। तो केमिस्ट्री में हम गिनते क्या हैं? तो मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 चम्मच शक्कर है। क्या है? 1 स्पून फुल क्या है? शुगर। तो 1 स्पून फुल शुगर है, और मैं कहूँ कि इस 1 चम्मच शक्कर में आप मुझे शक्कर के मॉलिक्यूल गिन करके बताएं। तो आप क्या शक्कर के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को क्या आप गिन सकते हैं? या मैं आपसे कहूँ कि एक चुटकी नमक आप ले लें और उस 1 चुटकी नमक के अंदर NaCl के जो मॉलिक्यूल है उसको गिन करके बताएं। तो क्या आप 1 चुटकी नमक में NaCl के कितने मॉलिक्यूल, क्या आप उनको गिन सकते हैं? तो ये बिल्कुल असंभव है। क्यों? क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम अपनी आँखों से देख ही नहीं सकते, तो हम उनको गिनेंगे कैसे? तो केमिस्ट्री में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को हम आँखों से गिन नहीं सकते, तो फिर उनको कैसे गिनें? कैसे हम केमिस्ट्री में एटम्स, आयंस को काउंट करें? तो उनको काउंट करने के लिए हमने डजन और पेयर के सिमिलर एक वर्ड डिस्कवर किया और उसको हमने बोला मोल। इसका मतलब जिस तरीके से एक पेयर में 2 होता है, एक डजन में 12 होता है, तो एक मोल में भी कुछ होता होगा। तो डेफिनेटली एक मोल में कुछ नंबर होते हैं, और वो फिगर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज। क्या है? एंटाइटीज। तो जैसे 2 आइटम होते हैं, 12 आइटम होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे केमिस्ट्री में आइटम तो नहीं होते, केमिस्ट्री में छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, तो उन सबको हम बोलते हैं एंटाइटीज। तो 1 मोल इतने एंटाइटीज के बराबर होता है, और ये इतनी बड़ी संख्या है कि आप इसको कभी गिन नहीं सकते। ये इतना बड़ा फिगर है, 6.023 इंटू 10⁻23 बहुत बड़ा फिगर है। बट इतने एंटाइटीज को हम क्या बोलते हैं? ये 1 मोल के बराबर है। अब समझते हैं कि ये 1 मोल में जो ये फिगर है, ये फिगर हमने कैसे निकाला? तो 1 मोल का जो फिगर है, वो उसकी डेफिनेशन जो हम किताबों में देखते हैं, वो ऐसा लिखा रहता है कि 1 मोल जो संख्या है वो बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स present in 12 ग्राम of carbon 12 आइसोटोप।
तो 1 मोल को हमने क्या डिफाइन किया कि 1 मोल बराबर होगा किसके, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम अमाउंट में जितने एटम होंगे वो ही होगा 1 मोल के बराबर। तो अब सवाल उठता है कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में कितने एटम हैं, ये कैसे निकालूं? तो उसको निकालने के लिए मुझे किसी एक कार्बन के 12 के आइसोटोप का वेट पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगेन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर, और मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने क्या किया, सबसे पहले कार्बन 12 के एटम का मास पता किया, और मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन एटम के सिंगल एटम का जो मास आता है उसकी जो वैल्यू है वो आती है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि कार्बन 12 के एक एटम का जो वजन है वो इसके बराबर होता है। तो जब एक एटम का वजन इतना है तो 12 ग्राम में कितने कार्बन 12 के एटम होंगे ये निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकलेगा, तो सीधा 12 ग्राम को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स को। तो मुझे जो मिलेगा वो होगा 6.023 इंटू 10⁻23, और यही फिगर बराबर होता है किसके, 1 मोल के। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो यहाँ मैंने क्या किया, 1 मोल निकालने के लिए किया क्या हमने, कार्बन 12 का जो मास है उसको डिवाइड किया उसके एटॉमिक मास से। इसका मतलब मास अपॉन एटॉमिक मास मैंने किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं एटॉमिक मास की जगह लिख दूं मॉलिक्यूलर मास, तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसी तरीके से मैं मॉलिक्यूलर मास की जगह अगर मैं आयन का मास लिख दूं, आयंस मास, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ आयंस। और ये जो भी मिलेगा ये सारे क्या होंगे, मोल में। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि 1 मोल या नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना है तो मास को मैं उसके एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या आयनिक मास से डिवाइड कर दूँ तो मैं आसानी से मोल निकाल सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट। थैंक यू।